चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बता दो भाई। तबीयत पानी बढ़िया एकदम, सब लोग ठीक ठाक हो? अरे सारे लोग बढ़िया हो एकदम, है सही सलामत हो, बढ़िया हो एकदम से। चलो ठीक है, हाँ भाई बढ़िया, हाँ सर ठीक है। मुकेश कुमार बढ़िया, हाँ सर बहुत बढ़िया सर। चलो सर, हाँ भाई कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो खत्म किया था वो था हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन और उसके जो यौगिक हैं, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, वो चैप्टर हम लोगों ने कल के लेक्चर में फिनिश कर दिया था। ठीक है सर। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग जो बात करने वाले हैं, वो जो चैप्टर है हमारा, वो चैप्टर कौन सा है? एस ब्लॉक केमिस्ट्री, यानी कि एस ब्लॉक एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है सर। अब इस चैप्टर में क्या क्या आता है क्या नहीं आता, उस चीज के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है सर। तो सारे लोग ध्यान से सुनते जाना और बातों को जो है वो समझते जाना। देखो सर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, ध्यान से सुनना जो मैं बातें बता रहा हूं, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है? ये चैप्टर जो है, जैसे हमने हाइड्रोजन को अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है वही पढ़ा है। ठीक है, एस ब्लॉक को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में किस सीक्वेंस में दे रखा है, कैसे हमें उस पर बात करनी है, कैसे वहां से क्वेश्चन फ्रेम होता है, उन सब चीजों पर बेटा हम क्या करेंगे, वन बाय वन बात करेंगे, उन पर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। ठीक है। अब देखो सर, बार बार अपन है ना ब्लॉक में आते ही एनसीईआरटी क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि सर क्वेश्चन जो फ्रेम हो रहा है ना भाई, वो हो रहा है एनसीईआरटी से, डायरेक्ट एज इट इज वहां से उठाता है लाइन, वहीं से ऑप्शन क्रिएट करता है, वही ऑप्शन बाहर से भी नहीं देता, और सेम टू सेम आप लोगों को क्या कर देता है, पकड़ा देता कि ले भाई कर ले सॉल्व। ठीक है, तो इसके लिए आपका एनसीईआरटी पर कमांड होना बहुत जरूरी है। तो चलिएगा सर, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और आपका जो चैप्टर है वो क्या है, तो अपन क्या बोलेंगे सर, एस ब्लॉक केमिस्ट्री। एस ब्लॉक केमिस्ट्री की अपन बात करते हैं कि एस ब्लॉक जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो ध्यान से सुनना, आप सब जानते हो कि एस ब्लॉक जो है हम उसको दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं। एस ब्लॉक को हम लोग दो पार्ट में क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं। और दो पार्ट कौन कौन से लेके चलते हैं, तो आप सब लोगों को याद होगा, आप लोग पहला जो पार्ट लेके चलते हो वो क्या होता है, तो हम कहते हैं एल्कली मेटल्स। और दूसरा क्या लेके चलते हैं, तो आप लोग क्या कहते हो, सेकंड पार्ट जो है वो होता है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। क्लियर? ये दो पार्ट आपके पास होते हैं, ध्यान से सुन लेना। हम लोग क्या कहते हैं कि आपके एस ब्लॉक को हम लोगों ने दो ग्रुप्स में डिवाइड कर रखा है, एक कौन है, एल्कली मेटल, और दूसरा कौन है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। क्लियर है? अब देखो सर, इन दोनों के जो एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के प्रॉपर्टी को पढ़ना है, और इनमें से हमें कुछ कंपाउंड्स हैं जिनकी प्रॉपर्टी की भी बात करनी होती है, उनका प्रिपरेशन कैसे होता है, उनके प्रॉपर्टीज कैसे होते हैं, उन पर बात करनी है। तो ध्यान से सुनना, कौन से कंपाउंड आपके सिलेबस में है। अपन क्या कहते हैं कि सर हमारे सिलेबस में जो है ना भाई, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है और मैग्नीशियम है। ये चार एलिमेंट हैं जिनके कंपाउंड्स आपके सिलेबस में मेंशन है। नीट में, जेई में भी यही मेंशन है और नीट में भी यही मेंशन है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ठीक है, अब सुनना अगली बात, सर इनके हाइड्रोक्साइड, सर इनके ऑक्साइड, सर इनके प्रोक्साइड, इनके क्लोराइड, इनके सल्फेट और इनके कार्बोनेट। ध्यान से सुन लेना क्या लिखा है एनसीईआरटी में, जो मेंशन है एनसीईआरटी के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, एनटीए के सिलेबस में जो है वो क्या है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, परऑक्साइड, क्लोराइड, सल्फेट और कार्बोनेट, ये कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड का प्रिपरेशन कैसे होता है, इन कंपाउंड्स का प्रिपरेशन कैसे होता है, इन कंपाउंड के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन पर बेस्ड आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लास्ट ईयर जब नीट का एग्जाम हुआ था तो उसमें है ना सर, आप लोगों का सोडियम क्लोराइड जो है, उस सोडियम क्लोराइड को आप लोग सी वाटर से कैसे वहां से एक्सट्रैक्ट करते हो, उस पर बेस्ड क्वेश्चन था, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट का गलत था। तो जिसने एनसीईआरटी पढ़ा हुआ था बेटा, उसका वो क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल सही था। क्लियर है? तो ये चीजें हमें, ये कंपाउंड जो है इनके बारे में बात करनी है। तो सुन लो, एल्कली मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल, और अपन कह रहे हैं कि इनके प्रॉपर्टीज, और साथ में ये जो कंपाउंड्स आपके सामने बोर्ड पर मेंशन है, इन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन मेथड की हमें क्या करनी होती है, बात करनी होती है। ठीक है, तो चलिएगा अपन यहां से स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को, यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो सारे लोग जो है वो केयरफुली सुनते जाना। सर स्क्रीन स्टॉप हो रखी है, ओनली आपकी वॉइस ही आ रही है। सर स्क्रीन ओके है। बेटू
स्क्रीन जो है वो जैसे ही आपका नेट स्लो हो जाता है स्क्रीन जो है वो स्टॉप हो जाती है बेटा, तो एक बार डिस्कनेक्ट करके जो है वापस एक बार कनेक्ट कर लो तो कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो हाँ भाई, जिसके साथ भी बेटा ऐसी प्रॉब्लम आई कि उसका स्क्रीन जो है वो ब्लैक हो जाता है और वॉइस आ रही है, तो वो लोग क्या करें, एक बार जो है वो तो या तो अपने मोबाइल डेटा को ऑफ करके ऑन कर लो या फिर मीटिंग को लीव करके वापस से एक बार ज्वाइन कर लो, तो आप लोगों का जो है वो चलता रहेगा, ठीक है सर। ये प्रॉब्लम आ जाती है अक्सर जब नेट की स्पीड जो है वो स्लो हो जाती है, ठीक है। तो चलिएगा, हाँ भाई, तो देखिएगा ध्यान से हमें क्या पढ़ना है। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले किसकी, तो अपन ने कहा कि एस ब्लॉक में दो ग्रुप हैं, कौन कौन से, एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब सुनना भाई, बहुत ही प्यार से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि एल्कली मेटल जो होती हैं, इन एल्कली मेटल का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आता है वो क्या आता है, तो आप लोग कहते हो कि इनर्ट गैस और साथ में क्या आता है बेटा, NS1। क्लियर है। यहां पर S में, S सबसे लिया, S ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम लोग इसको रखते हैं कहां पर, तो आप लोग क्या कहते हो, फर्स्ट A में, फर्स्ट A ग्रुप में। एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूं तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको मिलता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो मिलता है वो क्या मिलता है, इनर्ट गैस और साथ में क्या मिलता है बेटा, NS2। यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली इसको हम लोग नाम क्या दे देते हैं बच्चा, सेकंड A। अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अपन क्या कहते हैं कि यहां पर ये जो N हम लोग लिखते हैं, ये N क्या होता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि सर दिस इज पीरियड नंबर, ये पीरियड नंबर होता है। क्लियर। ये बातें हम लोगों ने पीरियोडिक में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई हैं कि कैसे होएगा और कैसे नहीं होएगा, ठीक है। अब आ जाओ सर, एल्कली मेटल, एल्कली मेटल में आप लोग किस किस को लेके चलते हो, तो आप लोग क्या कहते हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम। अगर मैं एल्कलाइन अर्थ मेटल की बात करता हूं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम, ये क्या होते हैं आपके पास, मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर लिथियम से लेकर सीजियम तक, लिथियम से लेकर सीजियम तक क्या होते हैं, तो अपन बोलते हैं सॉलिड मेटल। लिथियम से लेकर सीजियम तक क्या होते हैं, सॉलिड मेटल। सर आपका जो फ्रेंसियम होता है, फ्रेंसियम जो है वो क्या होता है, तो आप लोग क्या कहते हो कि रेडियो एक्टिव होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव मेटल है। ध्यान से सुनते जाना जो बातें बता रहा हूं, रेडियो एक्टिव मेटल है। साथ में ये क्या होता है, लिक्विड होता है। साथ में ये क्या होता है, लिक्विड होता है। कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। क्या होता है बेटा, लिक्विड होता है कहां पर, रूम टेम्परेचर पर। इज दैट क्लियर। अब सुनो, इनका नाम जो है वो एल्कली मेटल क्यों पड़ता है, इनका नाम जो है वो एल्कली मेटल क्यों होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि सर ये जो जितने भी फर्स्ट ए वाले हैं, फर्स्ट ए वाले हैं, क्या होता है इनके साथ, तो अपन क्या कहते हैं कि एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन, एक्वस सॉल्यूशन इज एल्कलाइन इन नेचर। इनका जो एक्वस सॉल्यूशन है वो एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है बच्चों, एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन होने की वजह से हम लोग इनको क्या बोल देते हैं, एल्कली मेटल बोल देते हैं। इज दैट क्लियर। बहुत ही सिंपल है। आ जाओ यहां पे अपन बात करते हैं, इनको सर हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोल रहे हैं, इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोल रहे हैं। सुन लो, एल्कलाइन वर्ड का मीनिंग सुन लेना। अपन क्या कहते हैं कि भैया यहां पर मैं एक है ना करेक्शन करते हुए चलूंगा बाद में, है ना, पहले मैं बता देता हूं उसके बाद मैं इसमें करेक्शन करते हुए चलूंगा। ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि इनका एक्वस सॉल्यूशन, इनका भी एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, एल्कलाइन होता है। एक्वस सॉल्यूशन कैसे होता है, एल्कलाइन, इसलिए वर्ड आता है एल्कलाइन। क्लियर है, सिंपल है। अब चलो एक करेक्शन कर देता हूं बेरिलियम का, एक करेक्शन कर देता हूं बेरिलियम का। यू नो सर, बेरिलियम जो है वो एम्फोटेरिक होता है, इसका ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये एम्फोटेरिक मेटल होता है। तो अपन लोग क्या बोलते हैं कि बेरिलियम को छोड़ दो, बेरिलियम कैसा होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, एम्फोटेरिक होता है। बेरिलियम कैसा होता है, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। बाकी जो है वो कैसे होते हैं, एल्कलाइन नेचर के होते हैं। क्लियर है, सिंपल है। नाम देखते जाना, नाम समझते जाना, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहां से। अर्थ, अर्थ की बात करते हैं, अर्थ का मीनिंग क्या है यहां पे, अर्थ का मीनिंग समझने की कोशिश करना। अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, ये जितने भी कंपाउंड, ध्यान से सुनना, ये जो मेटल है, मेटल आपको मिलता है कंपाउंड की फॉर्म में, मिनरल की फॉर्म में, और की फॉर्म में। तो आप लोग क्या कहते हो, मेटलर्जी में पढ़ाया है मैंने ये। तो अपन क्या कहते हैं कि ये जो जितने भी मेटल्स हैं इनके कंपाउंड कहां पर मिलते हैं, तो अपन क्या कहते हैं कि फाउंड इन
अर्थ क्रस्ट, यानी कि भूपर्पटी में अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, मिलते हैं। कहां मिलते हैं, भूपर्पटी में, यानी कि अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं, मिलते हैं। मिलने का रीजन क्या होता है भाई, एक बात बताओ, अर्थ क्रस्ट में कौन मिलेगा, जो वाटर में सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल? तो अपन क्या कहते हैं, जो वाटर में इनसॉल्युबल है, जो वाटर में इनसॉल्युबल है वो अर्थ क्रस्ट में क्या है, आप लोगों को मिल जाता है। तो अपन क्या कहते हैं कि फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। क्यों मिलता है, तो अपन क्या बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, आर वाटर इनसॉल्युबल, जल में अघुलनशील होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, जिसकी वजह से कहां मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं इसलिए वर्ड आता है अर्थ। एल्केलाइन वर्ड आता है क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन एल्केलाइन नेचर का होता है। तो पूरा वर्ड मिलाकर, पूरी प्रॉपर्टी मिलाकर क्या बन गया, एल्केलाइन अर्थ मेटल। और इनका मेटालिक नेचर होता है, ये सब जानते हैं। एच ब्लॉक में सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, मेटल्स प्रेजेंट होते हैं। ये कहानी किसकी होती है, तो इनके एक सिंपल से क्लासिफिकेशन की कहानी होती है। अगर किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, अदरवाइज फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो खींचो इसका। आगे बढ़ते हैं, जल्दी करें भाई, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से फोटो खींच लो इसका, ताकि हम लोग आगे बढ़ पाए। जल्दी करें भाई, और जैसे ही स्क्रीनशॉट कंप्लीट हो जाए फटाक से बोल देना सर डन, ठीक है। स्क्रीनशॉट खींचो और आगे बढ़ते हैं, फटाफट फोटो खींच लो सर। निकिता सैनी बेटा बहुत बढ़िया क्वेश्चन कराया आपने, बहुत अच्छे बच्चा। हाँ भाई डन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। बेटी ने क्वेश्चन किया है कि सीजियम लिक्विड नहीं होता गया। बेटा बोर्ड पर क्या लिखा है, रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर की बात चल रही है। कहां पर बात चल रही है, रूम टेम्परेचर की। क्लियर बेटू, कहां पर बात चल रही है, रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। और जो 25 डिग्री सेल्सियस पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड होता है, हम उसकी बात कर रहे हैं बेटा। लिक्विड होने का मतलब हम जो लेके चल रहे हैं ना, वो रूम टेम्परेचर लेके चल रहे हैं। जैसे गैलियम है, गैलियम क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, लेकिन बॉडी के टेम्परेचर पर यानी कि 37 पर आते ही बेटा क्या हो जाता है, वो मेल्ट हो जाता है। तो अपन गैलियम को भी लिक्विड मेटल में कंसीडर करते हैं, लेकिन जब रूम टेम्परेचर की बात आती है तो रूम टेम्परेचर पर वो लिक्विड नहीं होता। क्लियर, बात पल्ले पड़ गई, अरे बात पल्ले पड़ गई बेटा। रेडियम भी रेडियो एक्टिव है क्या, बिल्कुल बेटा, रेडियम रेडियो एक्टिव होता है, बिल्कुल होता है। लिखा नहीं क्या, ये लो, ये ले बेटा, रेडियम, रेडियम कैसा होता है, रेडियो एक्टिव। ये लो बेटा, बस ये तो बेटा पहले ही पीरियोडिक में पढ़ा चुके होते हैं ना। चलो हो गया भाई, बात क्लियर सबको, चलें आगे, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। चलते हैं सर अगले पॉइंट पर, अगली बात करते हैं। आपने फोटो खींच लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, अरे स्क्रीनशॉट होते ही डन बोल दिया करो भाई। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पर हम सीजियम और फ्रेंसियम दोनों को क्या करते हैं बेटा, लिक्विड में बताते हैं। गैलियम को भी लिक्विड में बताते हैं, मर्क्यूरी, ब्रोमीन ये भी लिक्विड होते हैं। लेकिन जब बात आती है रूम टेम्परेचर की, तो हम लोग वहां पर क्या कहते हैं कि बेटा रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड कौन होता है बेटा, तो अपन क्या कहते हैं, वहां पर गैलियम को और इनको सीजियम को हम लोग इंक्लूड नहीं करते, इनका मेल्टिंग पॉइंट रूम टेम्परेचर से ज्यादा होता है। ठीक है, चलिएगा अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। अब बात करते हैं किसकी बेटा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल, प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल। आप लोगों के जो एल्कली मेटल हैं, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में बेटा हम लोग थोड़ा सा यहां पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे कैसे इनकी प्रॉपर्टीज को बताया जाता है और कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन की बात हो चुकी है, तो पहले प्रॉपर्टी पर आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1, आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जितने भी एल्कली मेटल होते हैं, उन एल्कली मेटल में मेटालिक बॉन्ड वीक होता है। मेटालिक बॉन्ड वीक होता है तो सारे के सारे एल्कली मेटल जो हैं वो किस नेचर के होते हैं, तो अपन ने कहा कि सॉफ्ट होते हैं। सब के सब एल्कली मेटल कैसे होते हैं, सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, सॉफ्ट होते हैं। आप लोग इनको नाइफ से कट कर सकते हो, इजीली ये कट हो जाते हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड कैसा होता है, इनका वीक होता है। ठीक है सर, सिंपल सी बात है। दूसरी बात, मेटालिक बॉन्ड के बाद, सॉफ्ट नेचर के बाद हम लोग अगले पॉइंट पर चलते हैं। आप लोगों
लोगों को सबको एक बात पता होगी, सबको ना एक बात पता होगी कि सर आप लोगों के जितने भी, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूं, जितने भी मेटल्स होते हैं एस ब्लॉक के, इन सब का एटॉमिक साइज क्या होता है? लार्ज, बड़ा एटॉमिक साइज होता है, और इनका जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है? कम। तो अपन क्या कहते हैं कि इनका जो डेंसिटी है, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूं, डेंसिटी क्या होता है? तो अपन ने कहा कि लो, कम होता है, लेस डेंसिटी होता है। डेंसिटी क्या होता है? लेस होता है, कम होता है। बात पल्ले पड़ गई, आसान है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं, आपने देखा होगा बचपन में भी आपको पढ़ाया जाता था, सर छोटी क्लासेस में भी आपको बताया जाता था कि एस ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं बेटा वो हाईली रिएक्टिव होते हैं। एस ब्लॉक के मेटल्स क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। और अगर आप लोग इनको ओपन एनवायरनमेंट में रख देते हो तो ये मॉइस्चर को लेकर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर वाटर के कॉन्टेक्ट में ले आओ तो ये क्या कर देते हैं? एक्सप्लोड कर देते हैं। तो अपन क्या कहते हैं कि हाईली रिएक्टिव होते हैं। सारे के सारे मेटल ही क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। जितने भी मेटल हैं सब के सब क्या होते हैं? हाईली रिएक्टिव। बेटा जब ये हाईली रिएक्टिव होते हैं तो इनको स्टोर करने में हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आपने देखा होगा कि अगर आप लोग कभी केमिस्ट्री के लैब में गए हो, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में गए हो, तो वहां पर सोडियम जो होता है उसको क्या करते हैं? वो केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं। तो ध्यान से सुनना, हाईली रिएक्टिव होते हैं तो अपन क्या कहते हैं कि सो स्टोर्ड इन, किसमें स्टोर करते हैं? तो अपन क्या बोलते हैं? स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? तो आप लोग क्या बोल देते हो कि सर कैरोसिन जो होता है, कैरोसिन में हम क्या करते हैं? इसको स्टोर करते हैं। कैरोसिन में आप लोग इसको स्टोर करते हो। लेकिन ध्यान से सुनना, इनका डेंसिटी कैरोसिन से ज्यादा होता है, इसलिए ये डिप कर जाते हैं, पड़े रहते हैं। लेकिन जो लिथियम होता है, लिथियम को कैरोसिन में स्टोर नहीं करते। क्यों? क्योंकि लिथियम का डेंसिटी कैरोसिन से कम होता है, इसलिए ये सरफेस पर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पर अगर बात की जाती है स्टोरेज की, तो आप लोगों का जो लिथियम होता है उस लिथियम को स्टोर किया जाता है बेटा किसमें? तो अपन क्या बोलते हैं? पैराफिन वैक्स में। वैक्स में स्टोर कर देते हैं तो वहां पर ये इजीली क्या रहता है? पड़ा रहता है। क्लियर है? तो अपन क्या कहते हैं कि सारे के सारे मेटल जो है वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, इसलिए इनको स्टोर किया जाता है किसमें? कैरोसिन में। कैरोसिन में स्टोर करते हैं। लेकिन लिथियम को किसमें स्टोर किया जाता है? पैराफिन वैक्स में बेटा स्टोर किया जाता है। क्योंकि लिथियम का डेंसिटी जो है, लिथियम का डेंसिटी जो है वो क्या होता है? कैरोसिन से कम होता है, इसलिए ये क्या कर जाता है बेटा? फ्लोट कर जाता है, ऊपर फ्लोट करता है। ठीक है सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अगला प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ही आसान प्रॉपर्टी होता है। उस प्रॉपर्टी की हम लोग क्या करते हैं? यहां पर चर्चा करते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, सारे लोग सुनते जाना। अगले प्रॉपर्टी की बात करते हैं, नंबर 4। आप लोगों ने सबने एक नेम सुना होगा, एक बहुत ही प्यारा सा नेम आता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आप लोगों का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव होता है, आप लोगों ने देखा होगा। इसके लिए मैं बात करता हूं तो आप लोग क्या कहते हो कि सर यहां पर सबसे कन्वीनियंट मेटल जो होता है वो कौन सा होता है? सीजियम। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, सर एस ब्लॉक की जो मेटल है उनमें सबसे ज्यादा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करने वाले कौन कौन है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इन तीन मेटल्स को जनरली यूज किया जाता है। इनमें भी सबसे ज्यादा यूज किसका होता है बेटा? सीजियम का। और इनको यूज करने का रीजन क्या होता है? तो अपन ने क्या कहा कि लो आयनाइजेशन एनर्जी। आप लोगों ने देखा होगा कुछ हॉलीवुड मूवीज में भी ऐसे सीन आते हैं, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग होती है या कोई किसी एमएनसी का क्या ऑफिस होता है, तो वहां पर आपने देखा होगा कि जैसे ही आप लोग जाते हैं तो जो वहां पर ग्लास के जो गेट लगे होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं? ओपन हो जाते हैं। या फिर आपने देखा होगा कि कुछ हॉलीवुड की मूवीज में सीन आता है कि बंदा घर में एंटर होता है और एंटर होते ही जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी चीजों में किसका यूज किया जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक सेल का यूज किया जाता है, यानी कि वहां पर सीजियम मेटल को यूज किया जाता है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही एक्साइटेशन शो कर देता है। क्लियर? चलो नंबर 5 पर बात करते हैं, अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं, हम लोग यहां पर बात करेंगे इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। ध्यान से सुनना, हम लोग बात करेंगे इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की, यानी कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बात पल्ले पड़ गई। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि ई नोट की बात करेंगे। ई नोट भी कौन सा? ऑक्सीडेशन वाला। तो आप लोगों को याद होगा MM+1।
ऐसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लिखते आए हैं। सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होता है? तो आप लोग जानते हो लिथियम का। लिथियम का होने का रीजन क्या होता है वो भी आपने वहां पर पढ़ा हुआ है। सर इसका हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इलेक्ट्रो में आपने पढ़ रखा है। उसके बाद जो नंबर आता है बेटा वो किसका आता है? पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये ऑलमोस्ट कंपैरेबल होते हैं। और उसके बाद सबसे कम कौन आता है बेटा? तेरा सोडियम। ये इनका एक सिंपल सा ऑर्डर होता है। ये चीज जो है वो कैसे आता है, क्यों आता है, इनके क्या एप्लीकेशन होते हैं, मैं पीरियोडिक में पढ़ा चुका होता हूं, पहले ही मैंने सबको पढ़ा रखा है। क्लियर है? फटाफट से फोटो खींचो, अगली बात पे चलते हैं। फटाफट से फोटो खींचो, अगली बात पे चलते हैं। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा फोटो खींचते चलें और जैसे ही फोटो कंप्लीट हो जाए डन डनाडन बोल देना भाई। फोटो कंप्लीट करें और डन बोल दें बेटा, ठीक है, ताकि हम लोग अगले पॉइंट पर चल पाएं। हो गया भाई? हो गया। चलो बहुत वधिया सर, बहुत वधिया, बहुत वधिया, बहुत वधिया। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डन डन डन, बहुत बढ़िया। चलो ये आप लोगों के अगले प्रॉपर्टी। अब देखो सर नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। प्रॉपर्टी हो गए हमारे पास 5। अगले प्रॉपर्टी पर आपको लेके चलता हूं। देखो सर हम लोग चल रहे हैं भैया प्योर एनसीईआरटी के हिसाब से। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि भैया एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे शादी करने के लिए 36 के 36 गुण मिलना जरूरी होता है, वैसे नीट फाइट करने के लिए एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी होता है भाई। चलो आ जाओ, ध्यान से सुनते जाना। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला जो पॉइंट है, कितने हो गए थे? 4 5 जितने भी हो गए। अगला जो पॉइंट है वो कौन है बेटा? तो अपन क्या कह रहे हैं? मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट जो है वो कैसे बताया जाता है। ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। आपके पास बच्चों मेटल है। मेटल कौन कौन से हैं? तो आप जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ये मेटल है। फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है बच्चा, उसकी अपन बात नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं करेंगे। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम ये मेटल है। तुम एक बात जानते हो, तुम एक बात जानते हो बेटा, अगर तुम इधर से इधर जाते हो, इधर से इधर जाते हो तो एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज करता है। क्लियर है? अपन लोग क्या कहते हैं? अपन लोग क्या कहते हैं कि ये मेटल के एटम है। ध्यान से सुनना, ये मेटल के क्या है बेटा? एटम्स है। ये आपकी मेटल है और मेटल के क्या है? एटम्स है। इन एटम्स के बीच में क्या होता है? तो आप लोग क्या कहते हो? मेटालिक बॉन्ड। ये यहां पर क्या प्रेजेंट है? मेटालिक बॉन्ड। ये क्या प्रेजेंट है बेटा? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो आप लोग क्या कह रहे हो कि दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या बता रहा है? बॉन्ड को बता रहा है। यहां पर ये केस आपको मिला हुआ है, ठीक है, ये केस है। अब देखना ध्यान से, मैं कहता हूं कि अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, तो मैं ये कह दूंगा कि बेटा ऐसे केस में आप लोगों की मेटालिक बॉन्ड लेंथ भी क्या करती है? इंक्रीज करती है। सही बात है। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करता है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या करता है? डिक्रीज करता है। तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर ऐसे केस में मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ बच्चा क्या कर जाती है? तो तुम क्या कहते हो? डिक्रीज। अगर मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन क्या करता जाएगा? कम होता जाएगा। अगर अट्रैक्शन कम लगेगा तो ऐसे बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है? इजी। लो टेम्परेचर पर ही ब्रेक हो जाता है। तो अपन क्या कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स में, ऐसे मॉलिक्यूल्स में, ऐसे आप लोगों के मेटल्स में आपका मेल्टिंग पॉइंट क्या करता जाता है? डिक्रीज करता जाता है। क्लियर है? तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर देखना हो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये ऑर्डर क्या होता है? आपको मिलता जाता है। रीजन क्या है? पूरा का पूरा बोर्ड पर मेंशन है, स्क्रीनशॉट मारो, आगे बढ़ते हैं। फटाफट से फोटो मारो, फटाफट से फोटो मारो, आगे बढ़ते हैं। जल्दी करें भाई, जल्दी करें। जैसे ही काम हो जाए डन बोल दे भाई, जैसे ही काम हो जाए डन बोल दे भाई। लेट नहीं करना है, लेट नहीं करना है। हो गया भाई? चलो हाँ भाई, डन।
बहुत बढ़िया, चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। चलिएगा, ये आप लोगों का मेल्टिंग पॉइंट खत्म, ये आप लोगों की एस ब्लॉक मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट खत्म। अगले पॉइंट पर आते हैं, अगली बात को चेक करते हैं। ध्यान से सुनते जाना, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। देखो सर, अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है बहुत ही प्यारा आता है और इस पर नीट में कई बार क्वेश्चन भी आया है, नीट में कई बार क्वेश्चन आया है और बहुत आसानी से गलत भी हो जाता है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं कि अगला जो पॉइंट है बेटा वो कौन है? डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? घनत्व है। आप लोग इसको किससे प्रेजेंट करते हो? डी से। ठीक है सर, ध्यान से सुनना। हम लोग बात कर रहे हैं एल्कली मेटल्स की, एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो सुनते जाना कि क्या आएगा। आप लोग क्या कहते हो कि डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है बेटा? मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। सबको पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तुम्हारे पास क्या होता है? तो तुम कहते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। ठीक है, तुम एक बात जानते हो कि अगर मैं टॉप टू बॉटम जाता हूं, लिथियम से सीजियम जाता हूं, तो बेटा रेडियस क्या करती है? बढ़ती है। सही बात है। एटम, ध्यान से देखना, एटम जो है वो एटम दिखने में कैसा होता है? स्फेरिकल। एटम कैसा होता है? स्फेरिकल। स्फीयर जो होता है, उस स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। अपन लोग क्या कहते हैं? आर का मतलब बच्चों क्या होता है? रेडियस। आर का मतलब क्या होता है? रेडियस। अब अपन कह रहे हैं कि इधर से इधर जा रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर बच्चा तेरा रेडियस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। सही बात है, इतनी बात हजम होती है। चलो आ जाओ, टॉप टू बॉटम जाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? बढ़ता है। नो डाउट बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। पहला पॉइंट क्लियर होगा, आसान है। अगला पॉइंट सुनना, मास की बात करते हैं। मास का मतलब यहां पर क्या लेके चलोगे? एटॉमिक मास, यानी कि मास नंबर। तुम जानते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जब जाते हो तो आपको एक नाम याद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। क्या? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर, मैजिक नंबर की बात करता हूं। यहां पर मैजिक नंबर कितना होता है? 2, 8, 8, 18, 18, 32। याद आ रहा होगा। यह आपकी एस ब्लॉक मेटल का क्या होता है? एल्कली मेटल का मैजिक नंबर होता है। ये आपके एटॉमिक नंबर में इंक्रीमेंट है और तुम जानते हो मास नंबर एटॉमिक नंबर से जस्ट डबल के आसपास आता है, कभी ज्यादा कभी कम, वो मुद्दा नहीं है, ऑलमोस्ट डबल होता है। तो अपन क्या कह रहे हैं भैया? मास में इंक्रीमेंट तो फाड़ के होगा। यहां पर देखो 2 से बढ़ा लेकिन मास 4 से बढ़ेगा, ये 8 से बढ़ता वो 16 से बढ़ेगा, ये 8 से वो 16 से बढ़ेगा। तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर मास में भी क्या होता है? इंक्रीमेंट होता है। तो आप लोग क्या बोलोगे? मास भी क्या होता है? बढ़ता है। डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। अब सुनना ध्यान से, मैजिक नंबर से मिलता है क्या? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर का जस्ट डबल हम लोग 20 तक लेके चलते हैं, उसके बाद थोड़ा चेंज ऊपर नीचे होता है, जस्ट डबल के आसपास होता है, ऑलमोस्ट डबल होता है। मास नंबर में इंक्रीमेंट फाड़ के होगा, यहां पर वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होगा लेकिन हिसाब से होगा। तो अपन क्या कहते हैं? मास में इंक्रीमेंट क्या होता है? बहुत ज्यादा। दोनों बढ़ रहे हैं लेकिन ज्यादा कौन इंक्रीमेंट दे रहा है? मास। सुन लेना, खोपड़े में बिठा लेना, मास में इंक्रीमेंट ज्यादा, मास में इंक्रीमेंट ज्यादा। तो तुम लोग क्या बोलोगे कि इसको बना दो डोमिनेंट। ये जो है वो क्या है? डोमिनेटिंग फैक्टर है, प्रभावी कारक है, ये डोमिनेंट हो जाता है। और बच्चा जब ये डोमिनेंसी शो करता है तो ऑर्डर किसके हिसाब से बना दो? इसके हिसाब से। इतनी बात क्लियर है? तो अब सुन लो, अब सुन लो, इसको हटा देता हूं, ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है, ये बात यहां पर होती है इसकी। अब सुनना, अपन कह रहे हैं कि अगर मास डोमिनेटिंग है तो अपन क्या बोलेंगे? टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। टॉप टू बॉटम डेंसिटी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, डेंसिटी बढ़ता है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़ने दो, बढ़ता है। लेकिन एक पंगा होता है, कहां पे? यहां पे। यहां पे क्या प्रॉब्लम होती है वो सुनना। सोडियम का डेंसिटी कम होना था लेकिन होता क्या है बेटा? ज्यादा। सोडियम का डेंसिटी कम होना था लेकिन होता क्या है? ज्यादा। किससे बेटा? पोटेशियम से। रीजन सुन लो, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है
1s2 2s2 2p6 3s1। ये होता है सोडियम का खेल खत्म। पोटेशियम की बात करते हैं। पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d0 4s1 ये आता है। यहां पर D क्या है? वैकेंट। अंदर वाला D क्या है? वैकेंट। अगर ये वैकेंट है तो यहां पर मास के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम क्या बढ़ जाता है? ज्यादा। मास के रेस्पेक्ट में वॉल्यूम में इंक्रीमेंट क्या हो जाता है? ज्यादा। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट 3D सब शेल, इसलिए साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है। साइज का इफेक्ट डोमिनेट कर जाता है। इसलिए सोडियम के कंपैरिजन में पोटेशियम के कंपैरिजन में सोडियम का डेंसिटी क्या मिलता है? ज्यादा। तो ध्यान से सुन लो, फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है? सबसे कम लिथियम से ज्यादा पोटेशियम से ज्यादा सोडियम से ज्यादा रुबिडियम से ज्यादा सीजियम। ये फाइनल ऑर्डर बच्चों तुम्हें क्या है? मिल जाता है। तो यहां से जो क्वेश्चन पुटअप करता है एग्जामिनर, इन दोनों का करता है। इन दोनों का डेंसिटी जो है वो कंपेयर करता है। ये यहां पर एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस जो है वो बन जाता है। क्लियर है? लपेटो, जल्दी लपेटो बेटा, और फटाफट से स्क्रीनशॉट मार के डन बोल दो। स्क्रीनशॉट मार के डन बोल दो। स्क्रीनशॉट खींचो और डन बोलो। स्क्रीनशॉट खींचो और डन बोलो। हो गया भाई? डन सर। दिमाग में कोई डाउट आए ना भाई तो बोल देना। डन 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 डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, ध्यान से सुनना। डेंसिटी की बात हो जाती है। ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी थे जिन फिजिकल प्रॉपर्टी की आपको क्या करनी होती है? बात करनी होती है। ठीक है सर। अपन अब चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पर जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बार हमसे उस पर क्वेश्चन भी वो क्या करता है? रेज करता है। वो जो पॉइंट होता है उस पॉइंट पर हम बात करेंगे और सारे लोग जो हैं उसको समझते हुए जाएंगे। अगला जो पॉइंट है बहुत ही काम का है। अगला जो पॉइंट है बहुत ही फेमस पॉइंट है। वो क्या है? कलर इन फ्लेम। पॉइंट क्या है बेटा? कलर इन फ्लेम, यानी कि ज्वाला में इनका जो रंग है वो कैसा आता है, फ्लेम में कलर कैसा आता है, उसकी बात करते हैं। एस ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं, एस ब्लॉक के मेटल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं बेटा? फ्लेम टेस्ट देते हैं, ज्वाला परीक्षण देते हैं। इसके बारे में मैंने आपको हिंट दिया हुआ है। कहां पर? अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने जब कोऑर्डिनेशन स्टार्ट किया था तो उस कोऑर्डिनेशन के स्टार्टिंग में जब मैं वहां पर आप लोगों को डबल सोल्ट और कॉम्प्लेक्स सोल्ट पढ़ा रहा था, वहां पर जब मैं उनमें क्लासिफिकेशन बता रहा था तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन थे उनमें कैसे क्लासिफिकेशन करना होता है, कैसे बातें करनी होती है, वो सारी चीजें बेटा आप लोगों को मैंने पहले से वहां पर पढ़ा रखी है। तो वहां पर मैंने आपको हिंट भी दिया था कि अगर एस ब्लॉक का मेटल होता है तो उसको हम फ्लेम टेस्ट की हेल्प से क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे करते हैं? फ्लेम टेस्ट क्या होता है, फ्लेम क्या होती है, उसकी अपन बात करते हैं। तो ध्यान से सुनते जाना, 5-10 मिनट का पॉइंट है लेकिन बहुत ही लाजवाब पॉइंट है। ठीक है, सुनना। कलर इन फ्लेम। देखो सर, केमिस्ट्री लेबोरेटरी में एक इक्विपमेंट होता है। केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में एक इक्विपमेंट होता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग घर पर भी ऐसा कुछ यूज करते हो। जैसे घर पे अपन गैस सिलेंडर यूज करते हैं ना, एलपीजी वाला, है ना। वैसे ही अगर आप लोगों ने देखा हो तो केमिस्ट्री लैब में जो है वो हीटिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं बंसन बर्नर को। जब वो बंसन बर्नर जो होता है वो दिखने में, अगर आप लोग गांव से बिलोंग करते हो तो एक नाम सुना होगा, चिमनी। पहले गांव में जब लाइट नहीं होती थी तो क्या यूज करते थे? चिमनी यूज करते थे। जैसे कैंडल लाइट जैसी होती है तो अपन क्या कहते हैं कि सर वहां पर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा एक बंसन बर्नर होता है। ठीक है, ऐसा क्या होता है? बंसन बर्नर होता है।
ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा बंसन बर्नर। ओके, ये बंसन बर्नर है, इसमें फ्यूल भरा जाता है। फ्यूल जो है वो आप लोग जानते ही हो, फ्यूल क्या होता है, ईंधन, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपन क्या कहते हैं कि सर यहां से आप लोग है ना इसमें जो है वो फ्यूल की अमाउंट को कंट्रोल कर सकते हो, तो ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां से जब हम लोग इसको ऑन करते हैं, हम लोग इसको फायर दे के ऑन करते हैं, तो आपने देखा होगा, आपने एक चीज हमेशा नोटिस करी होगी, आप लोग घर पे जब अपना एलपीजी ऑन करते हो, अगर आप कभी किचन में थोड़ा बहुत गए हो, तो जब अपन लोग मैगी वेगी बनाने के लिए ऑलमोस्ट सारे लोग ही जाते हैं ना, तो आप लोगों ने वहां पे बेटा एक चीज देखी होगी क्या, कि जब आप लोग ना एलपीजी को ऑन करते हो ना, तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है, जैसे ही वो बर्न होना स्टार्ट होता है, उसकी फ्लेम ऑन होती है, तो आपने एक चीज देखी होगी कि उसमें जो फ्लेम होती है, अगर कभी ध्यान से देखा हो तो उसमें फ्लेम के अलग अलग कलर मिलते हैं। आपको उसमें ब्लूइश कलर भी मिलता है, आप लोगों को ना उसमें रेडिश ब्राउन कलर भी मिलता है। तो अपन क्या कहते हैं कि फ्लेम जो है वो दो अलग अलग कलर में आपको शो होती है। ठीक है, एक तो बात ये, दो अलग अलग टाइप के कलर आपको वहां पर मिलते हैं। वो होता है उस फ्यूल के बर्न होने की एफिशिएंसी पर। क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे। एक और चीज देखी होगी, एलपीजी में आप लोग जो फ्यूल काम में लेते हो, लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस होती है, अगर गैस है तो वो ना वहां से जो होल्स होते हैं उनसे स्पीड से निकलती है, प्रेशर के साथ निकलती है। तो जहां पर, ध्यान से सुनना, जहां पर आपके एलपीजी का बर्नर होता है, उस बर्नर पे और आपकी जो फ्लेम होती है, उन दोनों के बीच में ना थोड़ा सा स्पेस होता है। वो स्पेस किस वजह से होता है, तो अपन क्या कहते हैं कि जब गैस प्रेशर से बाहर निकलती है, मान लो इस बर्नर के इस होल से बाहर निकल रही है, तो यहां पर जो एयर होती है ना भाई, यहां पर जो एयर होती है, इस एयर को क्या कर देती है, डिस्प्लेस कर देती है। एयर जब डिस्प्लेस हो जाता है तो भैया फ्यूल को बर्न करने के लिए, जलाने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए आपको जरूरत होती है ऑक्सीजन की। यहां से तुमने एयर को डिस्प्लेस कर दिया, एयर को हटा दिया, तो क्या वहां पर फ्यूल बर्न होगा? नहीं होगा। इसलिए आपकी जो फ्लेम बनती है, ज्वाला बनती है, फ्लेम बनती है, और बर्नर का जो होल होता है, उन दोनों के बीच में सफिशिएंट स्पेस प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग जो बनाने वाले हैं वो क्या है, तो आपने कहा कि सर यहां पर आप लोगों की जो फ्लेम है वो कुछ स्पेस छोड़कर क्या होती है, स्टार्ट होती है। फ्लेम यहां बनेगी, बीच में ये स्पेस आता है। इस स्पेस के आने का रीजन मैंने आपको बता दिया है क्या है, तो आपने कहा कि सर ये स्पेस इसलिए आता है कि फ्यूल प्रेशर से निकलता है, एयर को डिस्प्लेस कर देता है, ऑक्सीजन वहां पर नहीं मिल पाती, इसलिए फ्यूल बर्न नहीं हो पाता, इसलिए हमें फ्लेम शो नहीं होती। क्लियर? ये सफिशिएंट गैप दिखेगा। अब आपकी जो फ्लेम होती है उसमें दो कलर दिखते हैं, तो पहला तो ये रहा, और दूसरा मैं यहां पर बना देता हूं, ये रहा। सर ये आपको दो टाइप की जो फ्लेम है बेटा, वो क्या होती है, ऑब्जर्व होती है। ठीक है, एक मैंने ब्लू लिया है, एक रेड लिया है। ठीक है, ये दो टाइप की कंडीशन है। अब सुनते जाना, बात को समझते जाना, ध्यान से सुनना। ये वाला रीजन, ये वाला, ध्यान से सुनना, ये वाला नीचे वाला रीजन, ठीक है, इस नीचे वाले रीजन की अपन बात करते हैं। नीचे वाले रीजन में आप लोग क्या बोलोगे कि सर ध्यान से सुनना, फ्यूल यहां से निकला, यहां आया, फ्यूल यहां पर भर भर के मिलता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलता है। अरे इसके पास होगा तो फ्यूल ज्यादा मिलेगा। फ्यूल क्या मिलेगा? ज्यादा। सुनते जाना, कॉन्सेप्ट पकड़ते जाना, फ्यूल क्या मिलेगा? ज्यादा। दूसरी बात, इस फ्यूल को बर्न करने के लिए एयर क्या मिलेगी? कम। क्यों मिलेगी? तो आप लोग क्या बोलोगे, ध्यान से सुनना, आप लोग क्या बोलोगे, अगर फ्यूल ज्यादा है, क्योंकि ये इसके पास है, पास होता है तो ज्यादा होता है, और एयर कम होती है। क्यों? क्योंकि सर जितना फ्यूल आया है वो प्रेशर के साथ आया है, एयर डिस्प्लेस हो रखी है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, और फ्यूल की अमाउंट ज्यादा है। क्लियर? फ्यूल की अमाउंट ज्यादा, एयर डिस्प्लेस हो चुका है, ऑक्सीजन की थोड़ी डेफिशिएंसी है, इसलिए फ्यूल क्या होती है? ज्यादा। फ्यूल क्या होता है? ज्यादा। फ्यूल क्या होता है? ज्यादा। एयर क्या होती है? कम। अब सुनो, आपने देखा होगा कई बार जो है ना, अपन जब फ्लेम जलाते हैं, जैसे आपने है ना सर मोमबत्ती कैंडल जलाई होगी, तो आपने देखा होगा चिमनी जलाई होगी, तो उसमें क्या होता है, लालटेन जलाई होगी, है ना, तो आप लोग क्या देखते हो, वहां से धुआं निकलता है। अरे क्या निकलता है? ब्लैकिश कलर का धुआं निकलता है। वो धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि अगर फ्यूल ज्यादा होता है, एयर कम होती है, तो फ्यूल जो है वो प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता। फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं हो पाता तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुनना, अब जो बोलने वाला हूं, फ्यूल अगर बर्न नहीं होगा,
तो हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन का पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन बच जाएगा। कार्बन बच जाएगा तो तुम जानते हो कार्बन होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ब्लैक कलर के क्या निकलता है, वो धुएं की फॉर्म में वहां से निकलता है। तो अपन कहते हैं कि अगर कार्बन यहां पर मिलेगा, अनबर्न्ट हाइड्रोकार्बन मिलेगा, तो यहां पर वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। तो ऐसी फ्लेम, ये जो फ्लेम होती है, इस फ्लेम को नाम क्या देते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम। क्या नाम देते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम, यानी कि अपचायक ज्वाला। अपचायक ज्वाला। बात पहले पड़ गई? क्या समझाया? समझ में आ गया? अब सुनो, ऊपर वाले पे चलते हैं भाई, ऊपर वाले पे चलते हैं। यहां पे क्या है? ऊपर आ जाओ भैया। फ्लेम से दूर जाते जा रहे हो, बर्नर से दूर जाते जा रहे हो, बर्नर से दूर जाओगे, फ्यूल और एयर का कंपोजिशन देख लो। ऊपर जा रहे हो, फ्यूल कम पहुंचेगा, एयर ज्यादा होगी। फ्यूल कम पहुंचेगा, एयर ज्यादा होगी। फ्यूल कम पहुंचेगा, एयर ज्यादा होगी। अब सुनना अगली बात, अगर फ्यूल कम पहुंचा, एयर ज्यादा है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया? फ्यूल। लिमिटिंग रिएजेंट पूरा खत्म हो जाता है तो मतलब फ्यूल गया पूरा गया। तो ऐसी फ्लेम को नाम क्या देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, यानी कि ऑक्सीकारक ज्वाला। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब सुनना अगली बात, अगली बात को समझना। यहां पर फ्यूल कम, लिमिटिंग रिएजेंट, यहां पर एयर कम, एयर लिमिटिंग रिएजेंट, बचेगा कौन? फ्यूल बचेगा, तो नाम क्या? रिड्यूसिंग फ्लेम। यहां पर नाम क्या दिया? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब सुनो ध्यान से, ये वाला जो स्पेस, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो रीजन है, इस रीजन की बात करता हूं। यहां पर जहां पर दोनों फ्लेम मिलती है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग जहां पर मिलती है, यहां पर ध्यान से सुनना, यहां पर क्या होता है? तो अपन कहते हैं बेटा बेस्ट रेशियो ऑफ फ्यूल एंड एयर। बेस्ट रेशियो ऑफ फ्यूल एंड एयर। आप लोगों का फ्यूल और एयर जो होता है उसका बेस्ट रेशियो होता है। फ्यूल भी प्रॉपर, एयर भी प्रॉपर, फ्यूल भी प्रॉपर, एयर भी प्रॉपर। दबा के फ्यूल आएगा, दबा के एयर मिलेगी, दबा के ऑक्सीडेशन होएगा, दबा के दहन होएगा, कंबशन होएगा। तो यहां पर पहला क्वेश्चन आता है कि फ्लेम जो होती है उस फ्लेम में सबसे हॉटेस्ट रीजन, सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होता है? तो अपन क्या कहते हैं कि ये वाला जो रीजन होता है, ये क्या होता है? तो अपन क्या कहते हैं? हॉटेस्ट रीजन। क्या होता है? हॉटेस्ट रीजन। ये क्या होता है? हॉटेस्ट रीजन। क्या होता है? हॉटेस्ट रीजन, यानी कि सबसे गर्म क्षेत्र होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर फ्यूल का और आप लोगों की एयर का बेस्ट रेशियो होता है। क्लियर? अब सुनो, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, एक ना एक चीज लिमिटिंग है, एक ना एक चीज क्या है? लिमिटिंग है, सीमांत है। मतलब सर जितनी एनर्जी, जितनी हीट निकलनी थी, जितना कंबशन होना था, उतना नहीं हो पाता। ऊपर फ्यूल प्रॉपर नहीं है, नीचे एयर प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर हीट नहीं निकलेगी। तो अपन क्या कहते हैं? ध्यान से सुन लो, इस रीजन से ऊपर जाओगे तो भी टेम्परेचर कम होगा, इस रीजन से नीचे जाओगे तो भी टेम्परेचर कम होगा। तो सबसे हॉटेस्ट रीजन कौन सा होता है? जहां पर दोनों फ्लेम मिलती हैं। इस पर जेईई मेन में क्वेश्चन आ रखा है। जेईई मेन में ऐसा फ्लेम बना रखा था, फ्लेम बनाकर उसने ABCD बोल रखा था और बोल रखा था कि सबसे हॉटेस्ट रीजन, सबसे गर्म क्षेत्र कौन सा होगा? तो जहां पर दोनों फ्लेम बच्चा मिलती है वो सबसे हॉटेस्ट रीजन होता है। ठीक है सर, ये कहानी किसकी होती है? फ्लेम की। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बता दो कि मैंने जो अभी रामायण सुनाई है, क्या ये रामायण सबको क्लियर है क्या? जल्दी बोल दो फटाफट, ताकि मैं आगे बढ़ पाऊं। जल्दी से बोल दो बेटा, क्या मैंने जितनी ये महाभारत गाई है अभी तक सबको समझ में आई गया? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या फ्लेम का केस बेटा सबको क्लियर है? जल्दी बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। बहुत बढ़िया। फ्लेम सबको क्लियर है, फ्लेम सबको क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। चलो अब चलते हैं आगे, अगले पॉइंट पर। अब चलते हैं बेटा आगे अगले पॉइंट पर। ध्यान से सुनना। अब अगला कहानी समझाता हूं। अब सुनना, चलो 2 घूंट पानी पी लेता हूं, चलते हैं फिर आगे।
हाँ भाई, अब देखियो, अब अपन क्या कहते हैं, एस ब्लॉक मेटल, ध्यान से सुनना अब जो समझाने वाला हूं। एस ब्लॉक मेटल जो होती है, एस ब्लॉक मेटल का फ्लेम टेस्ट करना है तो ध्यान से सुनना, मेटल का डायरेक्ट टेस्ट मत करने बैठ जाइयो, मेटल हाईली रिएक्टिव है भैया, तुम्हारा बैंड बजा देगी, तुम्हें समझ में नहीं आया, तुम्हारे चेहरे का चबूतरा बढ़ा देगी, पल्ले नहीं पड़ेगा, क्या हुआ। मेटल को डायरेक्ट फ्लेम में कभी नहीं ले जाना, कभी मत ले जाना। अरे ये पानी को देखकर आग बबूला हो जाती है, तो आग को देखकर तो फाड़ देगा सब कुछ। तो अपन क्या करते हैं, यहां पर बहुत सिंपल काम करते हैं। क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अगर तुम्हें फ्लेम टेस्ट करना है तो फ्लेम टेस्ट करने के लिए पहला काम क्या यूज करोगे, सॉल्ट। क्या यूज करोगे, सॉल्ट, सॉल्ट यूज करोगे। तुम जानते हो एस ब्लॉक के कंपाउंड्स है जो हैं, एस ब्लॉक के कंपाउंड्स जो हैं, एस ब्लॉक के कंपाउंड्स जो होते हैं, एस ब्लॉक के कंपाउंड जो है वो आयोनिक नेचर के होते हैं। एस ब्लॉक के सॉल्ट आयोनिक नेचर के होते हैं। जैसे मैं NaCl ले लेता हूं, ठीक है, वो घर वाला नमक मत ले लियो रे, आयोडीन युक्त नमक है ना, टाटा नमक, देश का नमक, प्योर NaCl वो लेना है, ठीक है। आप लोग इसमें क्या डालते हो बेटा, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्यों डाला, सॉल्ट जो है ये आप लोग जानते हो ड्राई नेचर का होता है। अब ड्राई नेचर का है तो अपन क्या कह रहे हैं कि सर ये सीधा तो फ्लेम में डाल नहीं सकते कि भैया जैसे घर में नमक डालते हैं वैसे, ना ना, इसको क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में लेते हैं, HCl डालते हैं। HCl लिमिटेड डालना होता है, लिमिटेड डालकर हम क्या बना लेते हैं, इसका पेस्ट। इन दोनों को मिलाकर क्या डाल लेते, क्या बना लेते हैं बेटा, पेस्ट। पेस्ट जानते हो ना, अरे पेस्ट जानते हो गया, जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो उठकर जब यहां पर मुंह साफ करते हो, दांत में ब्रश करते हो, तो वहां पर जो कोलगेट, पेप्सोडेंट, क्लोजअप तुम यूज करते हो वो होता है पेस्ट फॉर्म। वो क्या होता है, पेस्ट फॉर्म। उस टाइप से हम क्या कर लेते हैं, इसको पेस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। जैसे कोलगेट या पेप्सोडेंट जैसा जो आपका वहां पर वो सेमी लिक्विड, सेमी सॉलिड मिलता है ना, उस टाइप का पेस्ट यहां पर बना लेते हैं। इस पेस्ट को अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, अप्लाई ऑन प्लेटिनम वायर। अप्लाई ऑन प्लेटिनम वायर क्या करते हैं, ऐसे एक प्लेटिनम का वायर लेते हैं, पतला सा। प्लेटिनम वैसे बहुत कॉस्टली होता है, ये चीजें आपको थोड़ी दिन में समझ में आएंगी। ये प्लेटिनम वायर होता है। प्लेटिनम वायर हमने क्यों यूज किया, तो आपको याद होगा प्लेटिनम और गोल्ड दो नोबल मेटल होती है, नोबल मेटल होती हैं, अक्रिय धातुएं होती हैं, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती। प्लेटिनम और गोल्ड ऑक्साइड का फॉर्मेशन नहीं करते, ये मेटलर्जी में पढ़ाया मैंने। क्यों नहीं करते वो भी तुम्हें वहां पर मैंने बताया है, ठीक है सर, आ जाओ। ये प्लेटिनम वायर होता है। अब सुनो, इस पेस्ट को प्लेटिनम वायर पर लगा देते हैं। ये लो भैया प्लेटिनम वायर पर क्या कर दिया, पेस्ट लगा दिया। ये लो भैया प्लेटिनम वायर पर क्या कर दिया, पेस्ट लगा दिया, ठीक है, लगा दिया। ये प्लेटिनम का वायर, इस पर चिपका दिया, पेस्ट हो गया, काम सेट है, चलो ठीक है। ये प्लेटिनम वायर जो है इसको हम लोग लेके जाते हैं कहां पर, इस प्लेटिनम वायर को लेके जाते हैं फ्लेम में। किसमें, फ्लेम में। मेडिकल के स्टूडेंट हो, मेडिकल और जेई मेन में इतना ही आता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल दो। एडवांस में पूछते हैं रिड्यूसिंग में भी डाल दो, ऑप्शन है उतने में डाल दो। लेकिन एनटीए जो पूछता है ऑक्सीडाइजिंग में डाल दो, यही मेंशन है। तो सुन लो क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना। अप्लाई ऑन प्लेटिनम वायर, प्लेटिनम वायर पर लगाया, लगाने के बाद क्या करोगे, तो अपन क्या कहते हैं, पुट दिस प्लेटिनम वायर इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। किसमें बेटा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल दो बेटा, क्या कर दो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में डाल दो। डाल दिया, यहां पर मिलेगा, यहां पर इसको मिलेगा हीट, एनर्जी मिलेगा। तो तुम जानते हो एनर्जी मिलने से होता है इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन, इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन ट्रांजिशन होते ही कलर शो होने के चांसेस आ जाते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में अभी रिसेंटली पढ़ाया है 2 दिन पहले, कलर इन कॉम्प्लेक्सेज। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो ही कलर आता है, चाहे वो डीडी ट्रांजिशन हो या फिर वो एलएमसीटी, एमएमसीटी या एमएलसीटी हो। अपन क्या कहते हैं कि जब तक ट्रांजिशन नहीं होगा कलर शो नहीं होगा। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, और इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होते ही क्या होगा, कलर शो होगा।
अब कौन सी मेटल कौन सा कलर देती है, उसको याद कैसे रखना है, उस पर अभी चर्चा करेंगे। इसको लपेटो, फोटो खींचो, कोई डाउट हो तो बताओ, जल्दी करें, फोटो खींचो फटाफट, फटाफट फोटो खींचो, और कोई डाउट हो तो बताओ, फटाफट फोटो खींचो और कोई डाउट हो तो बताओ। फटाफट फोटो खींचो। अरे हमारा प्रदीप नहीं आया क्या क्लास में? प्रदीप नहीं है क्या? प्रदीप हो तो बेटा अपने प्रेजेंस दिखाओ बेटा। चलो डन सर, सबने क्लियर कर लिया है, सबका क्लियर है, ठीक है सर। तो चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो सर ध्यान से सुनना, अगले पॉइंट की बात करते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आगे बढ़ता हूं। अब देखो सर, आपने जब इतना कर्मकांड कर लिया है तो मैं इसको उड़ाता हूं, आगे बढ़ता हूं। फ्लेम टेस्ट चल रहा है, कौन सी मेटल फ्लेम टेस्ट देती है, कौन सी नहीं देती, देती है तो कैसा फ्लेम टेस्ट देती है और किस टाइप का मिलता है, ठीक है। अब देखो यार, मैं आपको ना एक एग्जांपल बताता हूं। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग जब कोई फेस्टिवल होता है, त्योहार होता है, या कोई जब शादी ब्याह होता है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पटाखे चलाते हो। अरे पटाखे फोड़े होंगे ना, बहुत पटाखे बजाए होंगे आपने, है ना। तो अपन क्या कहते हैं कि जब हम लोग पटाखे चलाते हैं तो जो ऊपर जाकर, जो फायर क्रैकर्स ऊपर जाकर ब्लास्ट होता है, तो आपने देखा होगा उनमें अलग अलग कलर आते हैं। किसी में रेड आता है, किसी में ग्रीन आता है, ब्लू, ऐसे अलग अलग टाइप के कलर आपको दिखाई देते हैं। तो एक ना मतलब काफी टाइम हो गया, वैसे 5-6 साल पहले एक क्वेश्चन आया था कि सर फायर क्रैकर्स में जो ग्रीन कलर आता है, वो ग्रीन कलर कौन सी मेटल के कारण आता है, तो वो भी अपन बात करेंगे, ठीक है। फायर क्रैकर्स में इनमें क्या यूज होता है, वो सारी चीजें अपन यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है। अब देखो सर, कैसे कौन सा कलर होगा उसकी अपन बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनते जाना, ध्यान से सुनते जाना। यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं कलर, बच्चा यहां पर मैं बनाने जा रहा हूं कलर, ठीक है। अब सुनना, अब सुनना। देखो सर, आपने सबने विबग्योर पढ़ा होगा, आप सबने विबग्योर पढ़ा होगा, ठीक है। ये हमने जो बनाया है, इससे हमें क्या पता चलता है, विबग्योर आपने सबने पढ़ा है, आप लोग जानते हो कि वॉयलेट का जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो येलो होता है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज होता है, ग्रीन का कॉम्प्लीमेंट्री रेड होता है, ठीक है। ये बातें, सारी बातें जो हैं वो मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बच्चों को पढ़ा चुका हूं। वहां पर आपने जब क्लास अटेंड करी होगी, लेक्चर आपने देखा होगा, तो वहां पर आपको मिल गया होगा, ठीक है। अब यहां पर अपन बात करते हैं कौन सी मेटल कौन सा कलर देती है, कौन सी मेटल कौन सा कलर देती है। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले बात करते हैं लिथियम, लिथियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, लिथियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम। ध्यान से सुन लेना, लिथियम, कैल्शियम और स्ट्रोंटियम, इनका कलर कैसा आता है, रेड कलर। इनका कलर कैसा आता है, रेड कलर। अब समस्या ये आती है कि भैया रेड कौन सा, रेड कौन सा। सुनना, आपने एक नाम पढ़ा, एक नाम तो क्या पढ़ा होगा, आपको एक बात बताता हूं। पहले एक ऐड आता था, अपने जो MS धोनी है, MS धोनी का एक ऐड आता था, एक कोई मोबाइल फोन का ऐड था शायद, पता नहीं कौन सा था यार, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उसमें MS धोनी जो है वो अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है, और उसके साथ में एक उसका कोई मैनेजर वगैरह या कोई ऑफिस का कोई बंदा होता है ना। तो वहां पर वो है ना अपनी वाइफ को फोन कर रहा होता है कि मेरे यहाँ पे मेरे को कुछ बैग दिखे हैं, तो तेरे लिए बैग लेके आता हूँ। तो वो बोलती है कि भाई बैग कैसा है, तो वो उसको फोटो खींच के भेजता। तो वो बोलती क्या ऑरेंज बैग है, तो वो बोलता नहीं ये रेड कलर का है ना। तो फिर वो दूसरी फोटो खींच के भेजता है दूसरे मोबाइल से, मोबाइल का प्रमोशन था, कैमरा का बकवासा। तो उसमें वो बोलती है, वो जो वाइफ, उसकी जो वाइफ होती है, वो बोलती है कि रेड, कैसा रेड, चेरी रेड, एप्पल रेड, ब्रिक रेड या फिर क्रिम्सन रेड। तो ऐसे करके है ना सर, वो बहुत सारे रेड नाम गिनाती है ना,
तो रोज रेड ऐसे करके ना, मतलब वो रेड के बहुत सारे वेरिएंट जो शेड्स हैं वो बताती है ना। तो गर्ल्स जो है बेटा, उन लड़कियों को तो पता ही होगा, एक कलर में भी बहुत सारे शेड्स आते हैं, है ना, बहुत सारे अलग अलग शेड आते हैं। रेड में भी 50 शेड आते हैं, व्हाइट में भी 50 शेड आते हैं। इसमें मतलब व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ये व्हाइट, येलो व्हाइट, वो व्हाइट, पता नहीं क्या क्या व्हाइट होता है ना। तो अपने भैया बॉयज जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, उनके लिए जो रेड का मतलब रेड, लाल एक ही होता है, सारे लाल है, ठीक है। ब्लैक का मतलब सारे ब्लैक हैं, कलर यही होते हैं। येलो का मतलब सारे येलो हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। अपने लिए जो बॉयज हैं उनके लिए ना कलर में कोई शेड नहीं होता, ठीक है, एक जैसे होते हैं सारे। लेकिन गर्ल्स में आपने देखा होगा बेटा, गर्ल्स को सबको पता है कि एक ही कलर में उनके पास 50 शेड के ऑप्शन होते हैं ना। जब वो नेल पॉलिश लेने जाती हैं या फिर कुछ और होता है तो बेटा उसमें हजारों शेड मिलते हैं। आदमी का खोपड़ा खराब हो जाता है कि क्या करे और क्या ना करे, है ना। ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से पता चलती हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अब अपन क्या कह रहे हैं, तो जो आप लोगों के ये है, जो लिथियम है वो क्रिम्सन रेड होता है, कैल्शियम जो है वो ब्रिक रेड होता है, स्ट्रोंशियम जो है वो क्रिम्सन रेड होता है। तो तुम्हें इसके चक्कर में नहीं पड़ना, तुम तो याद रखो रेड होता है, बस इतना ही पूछेगा एग्जामिनर, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। क्योंकि एग्जामिनर आदमी है, मतलब आदमी है बनाने वाला, और आदमी इतना दिमाग नहीं लगाता कि क्रिम्सन रेड में भी वेरिएंट पूछूंगा। ध्यान से सुन लेना, ठीक है। आ जाओ, इसके बाद अपन बात करते हैं बेटा किसकी, रुबिडियम की। रुबिडियम जो होता है, रुबिडियम जो होता है उसका कलर कैसा होता है, रेड वायलेट। उसका कलर कैसा होता है बेटा, रेड वायलेट। कैसा होता है, रेड वायलेट। उसके बाद बेटा यहां पर आता है पोटेशियम। यहां पर कौन आता है पोटेशियम। बेटा पोटेशियम का जो कलर है वो वायलेट, या फिर एक और वर्ड यूज किया जाता है, कौन सा, लिलैक। आपने शायद ये वर्ड सुना होगा, ये वर्ड आपने सुना होगा, क्या, लिलैक सुना होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अपन बात करते हैं बेटा, उसके बाद ये जो ब्लू कलर आता है, ब्लू कलर किसका आता है, तो अपन क्या कहते हैं कि आपका जो सीजियम होता है उसका ब्लू कलर आता है, ठीक है। ग्रीन कलर जो है वो किसके कारण आता है, तो अपन क्या कहते हैं, बेरियम। सर येलो कलर किस कौन देता है, तो अपन क्या कहते हैं, सोडियम। गोल्डन येलो, येलो भी नहीं, येलो में भी कई वेरिएंट होते हैं। गोल्डन येलो, बाहर में गया येलो, अपने लिए येलो का मतलब येलो। याद रखने का तरीका बता रहा हूं भैया ना। अगर मैं ओरिजिनल नाम में फंस जाओगे ना तो सर याद ही नहीं होगा। क्यों, क्वेश्चन आना एक सिंपल सा पूछेगा, नहीं पूछेगा, इतनी सी बात है। आ जाओ, अब सुनो, अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने कभी एनसीईआरटी का, मतलब एनसीईआरटी का सीबीएसई का साइट विजिट किया है, तो वहां पर है ना आपको एक लैब मैनुअल मिलता है। आपको क्या मिलता है, लैब मैनुअल मिलता है क्लास 12th के लिए। लैब मैनुअल में है ना सर आपके पास लेड और कॉपर भी दे रखे हैं, लेड और कॉपर भी दे रखे हैं, तो वो भी बता देता हूं। लेड जो है वो ब्लू ग्रीन कलर का देता है, और जो कॉपर है वो भी क्या देता है बेटा, कुछ ऐसा ही कलर देता है। तो उन दोनों के कलर जो है वो यहां पर क्या करते हैं, वेरी करते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या होते हैं, सारे के सारे कलर होते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं, कलर होते हैं। कोई कमेंट आया है, कोई कमेंट आया है, कौन है भाई, अगर कोई, शाहरुख ने लिखा है कोई लड़की एग्जामिनर होगी तब। बेटा बोलना तो नहीं चाहिए, बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन नहीं होती। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। हाँ आजा, इधर आजा, दिमाग यहाँ लगा, तेरा दिमाग बड़ा चलता है। लड़की एग्जामिनर हुई तो, लड़की एग्जामिनर हुई तो वो क्रिम्सन रेड, ब्रिक रेड, ये है ना पर्पल, वो चेरी रेड और एप्पल रेड सारे डालेगी यहाँ पे। बात पल्ले पड़ गई, फिर तू क्वेश्चन मत करियो, बावड़ा छोरा। आओ, इसको याद करने का तरीका बताता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। देखो सर, इनको याद कैसे रखेंगे, इसी तरीके से याद रखना ताकि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। ये तरीका कैसे होगा, तो ध्यान से सुनो। अपन क्या लिखेंगे, लीजिए, लीजिए लिथियम के लिए, लीजिए से क्या निकालोगे, लिथियम। पहले मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, उसके बाद एलिमेंट निकाल लेंगे। लीजिए, लीजिए सुंदर कन्या, लीजिए सुंदर कन्या, लीजिए सुंदर कन्या, आरबी से क्या बना दो, रणबीर। लीजिए सुंदर कन्या रणबीर के साथ, लीजिए सुंदर, रणबीर कपूर नाम सुना होगा, अरे रणबीर कपूर का नाम सुना होगा, एक जगह टिकता ही नहीं है, पता नहीं कितने पार्टिकल चेंज करता है महीने में। तो अपन क्या कहते हैं कि लीजिए सुंदर कन्या रणबीर कपूर के साथ यहां पे आते हैं, पागल, पागल, पागल हुए, पागल हुए क्यों बाहर नाचे, पागल हुए बाहर नाचे। ध्यान से सुनना मैं जो लिख रहा हूं, ठीक है। क्या लिखा कि लीजिए सुंदर कन्या रणबीर के साथ पागल हुए क्यों बाहर नाचे, ठीक है। बहुत सिंपल है। अपन क्या बोलेंगे, लीजिए, लीजिए से क्या बनेगा बेटा, लिथियम।
सुंदर से क्या बनेगा? स्ट्रोंटियम। कन्या से क्या बनेगा? कैल्शियम। रणबीर से क्या बनेगा? रुबिडियम। के से क्या बनेगा? पोटेशियम। साथ से क्या बनेगा? सीजियम। पागल से क्या बनेगा? पीबी। वे से कुछ नहीं बनेगा। क्यू से क्या बनेगा? कॉपर। बाहर से क्या बनेगा? बेरियम। और नाचे से क्या बनेगा? सोडियम। क्लियर है? तो ये आपको याद करने का एक सिंपल सा तरीका जो है वो यहां पर बता दिया बेटा। ठीक है, अब तुम बोलोगे इसकी क्या जरूरत है? जरूरत है। एग्जाम में ये याद नहीं आएगा, एग्जाम में ये लाइन याद आएगी कि सर लीजिए सुंदर कन्या रणबीर के साथ पागल हुए क्यों बाहर नाचे, ये याद आएगा। देखा होगा ना रणबीर कपूर का वो एक ऐड आता था, पता नहीं कौन से पेंट का ऐड आता था, नेरोलेक का या पता नहीं एशियन का, जिसमें रणबीर कपूर एक साइड बैठा होता है, दूसरे साइड ना उसकी जो मतलब जिससे शादी होने वाली होती है उसकी शादी किसी और के साथ हो रही होती है, और वहां पर वो है ना बैठ के ना ऐसे धुन गाता है तानसेन की तरह, और बारिश होने जाती है कि घिर घिर आए रे बदरिया, है ना, वो देखा होगा आपने ऐड। तो वही वाली बात है बेटा, फटाफट से लपेट दो। क्लियर? और कोई डाउट लगे तो बता दो। ये आपके कलर की कहानी होती है भाई, ये आपके कलर की कहानी होती है। जल्दी से लपेट दो बेटा और फटाफट से बता दो कि जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन डनाडन बोल दो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन डनाडन बोल दो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन डनाडन बोल दो। जैसे ही कंप्लीट हो जाए डन बोल के काम को नक्की कर दो बेटा। जल्दी करें भाई, थोड़ा सा जल्दी करें, थोड़ा सा बताएं देखें। डन सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई डाउट हो तो बता दियो भैया, कोई डाउट हो तो बता दियो। ये आपके एल्कली मेटल जो है, एल्कली मेटल की कहानी खत्म, एल्कली मेटल की कहानी खत्म। अब देखो सर, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। दो तीन बातें और यहां पर बता देता हूं, कुछ एड ऑन कर लेते हैं अपन यहां पे। देखो ग्रीन कलर जो आता है, ग्रीन कलर जो आता है वो किसके कारण आता है? बेरियम। तो आपने देखा होगा फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखों में जो ग्रीन कलर आता है वो किसके कारण आता है? तो अपन क्या बोलते हैं, वो ग्रीन कलर बेरियम के कारण आता है। बेरियम का जो फ्लेम में कलर आता है बेटा वो एप्पल ग्रीन होता है। कैसा? एप्पल ग्रीन। ग्रीन में भी बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, तो उसमें एक कैसा होता है? एप्पल ग्रीन। बात क्लियर होगी? ठीक है, तो एप्पल ग्रीन कैसा होता है? तो आपने हरा सेव देखा होगा, वैसा होता है। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं कि ये कहां पर यूज होता है? फायर क्रैकर्स में। तो इसको मैं अलग से पॉइंट बना के लिख देता हूं ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। कलर इन फ्लेम, कलर इन फ्लेम, कलर इन फ्लेम में लास्ट पॉइंट तो अपन यहां पर बात कर लेते हैं, जो पूछा जाता है बेटा उतनी बात करेंगे, है ना। बेरियम, बेरियम कहां पर यूज होता है? तो अपन कहते हैं कि यूज्ड इन फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स यानी कि फायर क्रैकर का मतलब हिंदी में क्या होते हैं? पटाखे। फायर क्रैकर्स यूज्ड इन फायर क्रैकर्स टू प्रोड्यूस ग्रीन कलर। हरा रंग किसने मुझ पे डाला? ये लो भैया, आ जाओ भाई, ये कहानी होती है इसकी। अब सुनो, देखो सर, फर्स्ट ए में जितने भी मेटल होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। सेकंड ए में जितने भी मेटल्स होते हैं कौन कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम। इनकी मैं बात कर चुका हूं। आ जाओ, देखो सर, फर्स्ट ए वाले सारे के सारे क्या करते हैं? फ्लेम टेस्ट देते हैं, सब देते हैं। सेकंड ए में ये दोनों नहीं देते, ये दोनों नहीं देते। तो अपन क्या कह रहे हैं कि कौन है? तो आपने क्या बोला? डज नॉट गिव, नहीं देते। क्या नहीं देते? फ्लेम टेस्ट, फ्लेम टेस्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते? तो अपन क्या बोलते हैं? ड्यू टू हाई आयनाइजेशन एनर्जी। भैया फ्लेम टेस्ट किसके कारण आ रहा था? फ्लेम में कलर किसके कारण आ रहा था? इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के कारण। यहां पर आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होता है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होता है तो फ्लेम में कलर आने का कोई चांस नहीं है। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम की हमने बात भी नहीं करी थी, याद होगा आपको। तो बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या करता है? फ्लेम में कलर नहीं देता। इनकी जिंदगी रंगहीन होती है, रंगीन नहीं होती, रणबीर कपूर की तरह। क्लियर? लपेटो, फोटो खींचो फटाफट, फोटो खींचो, जल्दी फोटो खींचो भाई, जल्दी फोटो खींचो। फोटो खींच के यस नो बोल दो, डन बोल दो बेटा, फटाक से आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, हो गया? चलो, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं।
आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हाँ भाई चलिए सर, अब और आगे लेके चलते हैं। ये फ्लेम का खेल खत्म, ये फ्लेम की कहानी खत्म। फ्लेम यहां पर आपका कंप्लीट होता है, फ्लेम का किस्सा खत्म। अब नवी बात करते हैं, अब नवी बात करते हैं, ठीक है। हाँ भाई चलो, डन सर, बहुत बढ़िया, सबका डन हो गया। अब बच्चा हम लोग बात करते हैं एल्कली मेटल जो है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज, हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल जो है इनके केमिकल प्रॉपर्टी की बेटा अपन लोग बात करते हैं। एल्कली मेटल जो है वो कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसके साथ किस टाइप से रिएक्शन करता है, वो ज्यादा होता है या कम होता है, कैसे होता है, क्या प्रोडक्ट बनता है, कौन सा मेजर होता है, कौन सा माइनर होता है, कौन रिएक्शन देता है, कौन रिएक्शन नहीं देता, इन सब चीजों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आ जाओ ध्यान से सुनना। नंबर 1 सबसे पहले बात होगी किसकी, रिएक्शन विद एयर, हवा के साथ। तुम जानते हो एयर का कंपोजिशन क्या होता है, एयर में मैक्सिमम अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। एयर में मैक्सिमम अमाउंट में कौन प्रेजेंट होता है, तो आप लोग क्या बोलते हो, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। अब देखो जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं, तुम एक बात जानते हो, नाइट्रोजन जो होता है, ध्यान से सुनना बच्चों, नाइट्रोजन जो होता है उसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। अगर आप लोग कभी एनसीईआरटी पढ़ने बैठोगे तो नाइट्रोजन गैस जो है वो, उसके बारे में जब तुम पढ़ते हो तो वहां पर लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन गैस जो है वो एक इनर्ट गैस है। देखो पुराने टाइम में जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की बात होती है तो इनर्ट गैस का मतलब अलग तरीके से लिया जाता है, और यहां पर जब हम बात करते हैं तो नाइट्रोजन जो है वो जनरली किसी से रिएक्ट नहीं करता है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्ट नहीं करता है, भयंकर आप लोगों को अबनॉर्मल कंडीशन देनी पड़ती है, टेम्परेचर और प्रेशर को बहुत ज्यादा लेके जाना पड़ता है, तब जाके नाइट्रोजन गैस किसी से रिएक्ट करने बैठता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर नॉर्मली अपन नाइट्रोजन को क्या बोल देते हैं, इनर्ट गैस। क्लियर है। अब सुनो, नाइट्रोजन जो है अगर वो किसी से रिएक्ट करेगा तो इसमें क्या क्या देखना पड़ेगा। पहला पॉइंट, आपको तीनों के तीनों बॉन्ड क्या करने पड़ेंगे, ब्रेक करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट समझना भाई, ये तीनों बॉन्ड ब्रेक करोगे ना तो ये कन्वर्ट होगा बेटा किसमें, नाइट्रोजन के एटम में, नाइट्रोजन के एटम में। मतलब यहां पर अगर मैं इसका हाफ मोल लेता हूं तो नाइट्रोजन का एक एटम मेरे को मिल जाता है। इसको आप लोग बोलते हो कि अगर बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी का नाम क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड टूटा है तो एनर्जी का नाम क्या होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बच्चा जब ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है तो कितने मोल का है, हाफ मोल का, तो ये रहा। ये प्रोसेस कैसा होता है, तो तुम जानते हो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, तो इसको बोलते हैं बच्चों एंडोथर्मिक। नाइट्रोजन किसी से रिएक्ट करेगा तो बनाता है नाइट्राइड, मतलब नाइट्रोजन पहले 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। ये नाइट्रोजन जब 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो तुम क्या बोलोगे कि ये क्या बना देगा, N-3 ये बनेगा, ये प्रोडक्ट में आता है। तुम जानते हो 3 इलेक्ट्रॉन मतलब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब आयनाइजेशन एनर्जी कौन सी, तो तुम क्या बोलोगे, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड, ये तीनों आयनाइजेशन एनर्जी होती है। तुम एक बात जानते हो, आयनाइजेशन एनर्जी भी एंडोथर्मिक होता है। आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसा होता है, एंडोथर्मिक। तो तुम एक बात देखोगे, तुम एक चीज नोटिस करोगे कि नाइट्रोजन से लेकर जब तुम यहां तक जाते हो तो ये पूरा प्रोसेस कैसा है बेटा, एंडोथर्मिक। भयंकर एनर्जी चाहिए भैया, तब जाके रिएक्शन परफॉर्म होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि ये कैसा होता है, एंडोथर्मिक। कैसा होता है, एंडोथर्मिक। लेकिन एंडोथर्मिक भी थोड़ा बहुत नहीं रे, बहुत ज्यादा होता है। एंडोथर्मिक भी थोड़ा बहुत नहीं होता, बहुत ज्यादा एंडोथर्मिक होता, हाईली एंडोथर्मिक होता है। क्लियर। ये तो होती है तेरे नाइट्रोजन की बात। अब बच्चा कौन बेटा, तेरा ऑक्सीजन। ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का खेल भी ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन भी बहुत गजब तरीके से रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन भी गजब तरीके से रिएक्ट करता है। ये तेरा O2, O2 किस फॉर्म में मिलता है बच्चा, गैस की फॉर्म में। तू जानता है ऑक्सीजन जो है, कोई ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो वो ऑक्साइड बना सकता है, वो परऑक्साइड बना सकता है, वो सुपर ऑक्साइड बना सकता है। सबकी बात करेंगे, सबका बदला लेंगे। आ जाओ एक एक करके। O2 में पहले दे दो 1 इलेक्ट्रॉन,
O2 को पहले दे दो एक इलेक्ट्रॉन। MOT में पढ़ाया है मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ाए हैं हम, तो ये क्या बनाएगा O2 माइनस वन। O2 माइनस वन को क्या बोला जाता है? सुपर ऑक्साइड। क्या बोला जाता है? सुपर ऑक्साइड। तो ये सबसे पहले क्या बनाता है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड जो है वो ये है। तुम जानते हो किसी भी मॉलिक्यूल में या एटम में पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन जनरली कैसा होता है? एक्सो। तो सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन बच्चा कैसा होता है? एक्सो। सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसा होता है? एक्सो। ये कहानी तेरे सामने है, ठीक है। अब अगली बात सुनना, अपन क्या कहते हैं कि ये O2 जो है वो आगे फिर इलेक्ट्रॉन लेता है, एक इलेक्ट्रॉन और लेता है और क्या बना देता है? O2 माइनस। तो जानता है O2 माइनस को बच्चा हम लोग क्या बोलते हैं? याद आ रहा होगा, पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? पर ऑक्साइड। क्लियर? ये बना पर ऑक्साइड। ये देखो पर ऑक्साइड जो है, तुम जानते हो सेकंड इलेक्ट्रॉन का एडिशन ऑलवेज कैसा होता है? एंडो। करेक्ट है? आजा आजा आजा, अगली बात करते हैं। इसको सीधा 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये हो जाएगा O2 की पावर -4। O2 की पावर -4। सुनना, मैंने ऐसा क्यों बोला, लिखा नहीं, सिर्फ बोला। इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो ऑक्सीजन में खुद में 16, 4 एक्स्ट्रा कितने हो गए? 20 इलेक्ट्रॉन होते ही तुम जानते हो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 0। बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है तो ये इस फॉर्म में नहीं मिलेगा। ये किस फॉर्म में मिलेगा? ऑक्साइड की फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगा बच्चा? ऑक्साइड की फॉर्म में। क्लियर है? ये कहानी है। अब सुनो, तुम जानते हो इलेक्ट्रॉन दिए जाओगे तो प्रोसेस बनता जाएगा एंडो। यहां से लेकर यहां तक चला, एक बार एक्सो, बाकी सारे एंडो। और तुम एक बात और जानते हो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है उसके कंपैरिजन में सेकंड का वैल्यू ज्यादा होता है, तो ओवरऑल प्रोसेस बेटा कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। ओवरऑल प्रोसेस कैसा हो जाता है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक क्या होता है? बढ़ता जाता है। एंडोथर्मिक बच्चों क्या होता है? बढ़ता जाता है। क्लियर है? ये कहानी किसकी होती है? तो अपन क्या कहते हैं कि इनकी कहानी होती है। अब अगली बात सुनना। अब देखो, अब अगली बात सुनना। बहुत आसान चीजें हैं सर, कोई भी ऐसा मुश्किल काम हम लोग यहां पर नहीं कर रहे हैं और एकदम सिंपल वे में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। एकदम सिंपल वे में हम लोग क्या कर रहे हैं? समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एकदम से समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब अगले पॉइंट पर मैं आपको लेके चलता हूं, ध्यान से सुनना। और अगला पॉइंट जो है वो आपको बहुत कुछ समझा देगा। देखो, ये तो हुआ सर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का खेल, अब एक चीज समझाता हूं, सुनना। आप लोगों के पास क्या होता है? मेटल होता है सॉलिड। ऑक्सीजन के आधे मोल से रिएक्शन करेगा तो क्या बना देगा बेटा? तुम क्या बोलोगे? M2O। तुमने बोला मास्टर M2O क्यों? क्योंकि ये क्या है बेटा? एल्कली मेटल। अब सुनना, आप सबको याद होगा पीरियोडिक केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग जब पढ़ रहे होते हैं तो हम लोग बोन हेबर साइकिल पढ़ते हैं। शायद आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में भी बोन हेबर साइकिल पढ़ा होगा, तो वहां पर मैं यहां पर बोन हेबर साइकिल लगा देता हूं। अब सुनो, ये भी सॉलिड में होता है। आप लोग क्या कहते हो कि बोन हेबर साइकिल जब लगाने बैठोगे तो तुम क्या बोलोगे कि ये मेटल सॉलिड है। तो मैं एक काम करता हूं, इसको M+ गैस में बदल देता हूं। किस में बदल देता हूं? M+ गैस में। बेटा जब M+ गैस में बदलेगा तो यहां पर कौन कौन सी एनर्जी? सॉलिड गया गैस में, सब्लिमेशन एनर्जी। क्लियर? एक इलेक्ट्रॉन निकला तो आयनाइजेशन एनर्जी। ये 2 एनर्जी यहां पर इंक्लूड है। यहां पर देखो, इसको मैं बदल देता हूं किसमें? O-2 में। O-2 गैस में बना देता हूं। ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं बच्चों? तो तुम जानते हो ये दोनों मिलकर ये बना देते हैं। कौन कौन से एनर्जी हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड। ये एनर्जी यहां पर क्या होती है? इन्वॉल्व होती है। ये सब बातें मैं पहले पढ़ा चुका हूं। यहां पर जब एनर्जी निकलती है तो कौन सी होती है? लैटिस एनर्जी। ये कैसी होती है? एक्सो। अब सुनो, अगर कोई ऑक्साइड या कुछ भी बनता है तो उसको कंपनसेशन कौन देता है? लैटिस एनर्जी। ये मैं पढ़ा चुका हूं। कहां पे? केमिकल बॉन्डिंग में। तो आ जाओ भैया, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर देखते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तुम जानते हो कि अगर इनकी लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए, अगर इनकी लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए तो तुम जानते हो सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी इसका क्यों आता है? साइज के बेस पे पहले ही पढ़ रखे हैं, इसके बेस पे। तो अब सुन लो, कौन किसके साथ रिएक्ट करेगा, क्या प्रोडक्ट देगा, कौन सा मेजर कौन सा माइनर। आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे बेटा किसकी? मेजर की।
उसके बाद बात करेंगे बेटा किसकी, माइनर की। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ले ले किसको, लिथियम को। सबसे पहले ले ले बेटा लिथियम को, आजा। लिथियम की लेटिस एनर्जी बहुत ज्यादा, कंपनसेशन सबसे ज्यादा देगा, सबसे ज्यादा कंपनसेशन देगा तो ये नाइट्राइड भी बनाएगा और बेटा ऑक्साइड भी बनाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तक पहुंचने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आ जाओ भैया, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, लिथियम का नाइट्राइड प्लस लिथियम का ऑक्साइड। लिथियम जो है वो एयर के साथ रिएक्शन करके नाइट्राइड और ऑक्साइड दोनों बनाता है। आ जाओ, माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो अपन क्या कहते हैं, Li2O2, परोक्साइड बनता है। माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है, परोक्साइड। ज्यादा ये बनता है, थोड़ा बहुत ये भी बन जाता है। क्लियर? आ जाओ, बात करते हैं बेटा सोडियम की। सोडियम जो है इसका लेटिस एनर्जी कम है, इसके बाद वाले सबका कम है, तो ये नाइट्राइड कभी नहीं बनाते, नाइट्राइड कभी नहीं बनाते। सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, बाकी एल्कली मेटल में कोई नाइट्राइड नहीं बनाता। तो आ जाओ, सिर्फ क्या बनाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे, ध्यान से सुन लेना, लिथियम ध्यान से सुन लेना, जब ये एयर के साथ रिएक्शन करने जाता है, जब ये एयर के साथ रिएक्शन करने जाता है तो अपन क्या कहते हैं कि लेटिस एनर्जी कम है, लेटिस एनर्जी कम है तो नाइट्राइड नहीं बनाएगा, नाइट्राइड नहीं बनाएगा, ऑक्साइड भी नहीं बना पाएगा। क्यों? लेटिस एनर्जी कम है, यहां तक नहीं पहुंच पाता। तो जब एयर के साथ रिएक्शन करता है तो इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, पेरोक्साइड। और माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्साइड। माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्साइड। माइनर प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्साइड। अगली बात सुन लो, लास्ट एंड फाइनल। मेटल कौन कौन से बच गए रे, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम जो होते हैं वो क्या है, मरे पड़े हैं, लेटिस एनर्जी है ही नहीं, चिन्नी सी लेटिस एनर्जी है, तो ना तो नाइट्राइड बनेगा ना ऑक्साइड बनेगा, ये दोनों यही लुट जाते हैं, ये दोनों यही लुट जाते हैं। तो सुन लो, इनका मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, ध्यान से सुन लो, MO2। क्या होता है, MO2, मतलब परोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। और माइनर प्रोडक्ट क्या होता है, तो अपन क्या कहते हैं, परोक्साइड। सुपर ऑक्साइड मेजर है और माइनर प्रोडक्ट क्या हो जाता है, तो अपन क्या कहते हैं, M2O2। नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट मार लो। रीजन क्या है, आपके सामने है, रीजन क्या है, आपके सामने है। अगर किसी भी चीज में दिक्कत लगे, किसी भी बात में कोई दिक्कत लगे, किसी भी पॉइंट में समस्या लगे तो बता देना भाई। लपेट लो फटाफट, लपेट लो फटाफट, जल्दी करें थोड़ा सा। जल्दी करें भाई, फटाफट से इसको लपेटें और लपेट कर बता दें कि क्या आपने काम निपटा दिया, क्या आपने काम निपटा दिया क्या। जैसे ही काम खत्म हो जाए डन डनाडन बोल के काम को नक्की कर दो, डन डनाडन बोल के काम को नक्की कर दो। कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। हाँ भाई, देखो सर ध्यान से सुन लेना, लिथियम जो है वो नाइट्राइड भी बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है, नाइट्राइड भी बनाता है, ऑक्साइड भी बनाता है, ये मेजर प्रोडक्ट है। माइनर में क्या देता है, पेरोक्साइड। सोडियम जो है वो मेजर देता है पेरोक्साइड, माइनर देता है ऑक्साइड। सर आपका सोडियम के बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम मेजर देता है सुपर ऑक्साइड, माइनर क्या देता है, पेरोक्साइड। माइनर क्या देता है, पेरोक्साइड। इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एयर के साथ रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, एयर के साथ रिएक्शन जो है वो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम लोग बच्चा, अब हम लोग लेके चलेंगे इसको किस पर, एयर के बाद वाटर पर। वाटर पर भी ये बहुत अच्छी रिएक्शन शो करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, कहां करता है, कब करता है, कितनी करता है, क्यों करता है, उस पर हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। एनसीईआरटी में बेटा इस पर बहुत ही गजब के सवाल दे रखे हैं, बहुत ही गजब की बातें दे रखी हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है सर। तो ध्यान से सुनना, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ ये रिएक्शन कैसे करेगा। नंबर 2, रिएक्शन विद वाटर, पानी के साथ रिएक्शन देखते हैं भाई, ध्यान से सुनते जाना, बात को समझते जाना। देखो सर पानी के साथ रिएक्शन कैसे होएगी, पानी के साथ रिएक्शन जो है वो कैसे होएगी उसकी हम लोग बात करते हैं। ध्यान से सुनना, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एल्कली मेटल है M, सॉलिड फॉर्म में होता है,
ये है H2O पानी, किस फॉर्म में बेटा? लिक्विड फॉर्म में। जब ये रिएक्शन करने जाता है, जब ये रिएक्शन करने जाता है तो तुम जानते हो पानी किस फॉर्म में मिलता है? H+ और OH- में, ठीक है। मेटल जो है ये बेटा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है और क्या बना देता है? M+। ये इलेक्ट्रॉन कौन लेगा? तो अपन क्या कह रहे हैं कि भैया इसने तो दिया है तो ये नहीं लेगा, ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी नहीं लेगा, तो इलेक्ट्रॉन लेने का नंबर किसका है? H+ का। ये बेटा इलेक्ट्रॉन लेता है, ये H+ इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना देता है? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या निकाल देता है? हाइड्रोजन गैस। क्या कर देता है? हाइड्रोजन गैस दे देता है। तो पहला प्रोडक्ट बच्चा क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। और तुम जानते हो गैस है तो गैस का काम क्या है? निकल जाना। गैस यहां से निकल जाती है। अब देखा होगा आप लोगों ने कि अगर सोडियम को पानी में डाला जाता है, वाटर में डाला जाता है, तो वो वहां से ब्लास्ट करता है। क्यों करता है? सुन लो। सोडियम को पानी में डाला तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। प्रीवियस लेक्चर में हम हाइड्रोजन पढ़ के खत्म करे हैं। तुम जानते हो हाइड्रोजन हाईली फ्लेमेबल होता है। यहां से जैसे ही एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हाइड्रोजन फायर कैच कर लेता है। फायर कैच कर लेता है, हीट जनरेट होती है। हीट जनरेट होती है तो तुम जानते हो जैसे ही एनर्जी टेम्परेचर मिलता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है और फटाफट से हाइड्रोजन गैस निकलती है। और हाइड्रोजन गैस जब निकलती है तो क्या होता है? ब्लास्ट होता है। क्लियर है? एक्सप्लोड होता है। तो अपन क्या कहते हैं कि सर हायर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन का एक्सप्लोड करता है। सर कैसे होता है? तो अपन कहते हैं कि इसके लिए आप लोग यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हो कि सोडियम या एल्कली मेटल जो है इनकी वाटर के साथ रिएक्शन में कैसा एक्सप्लोड होता है। क्लियर? चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर, अब पीछे क्या बच गया? OH-। तो यहां पर साथ में क्या आ जाता है? OH- प्लस, और क्या बचता है? M+। M+ जो होता है, M+ जो होता है केटायन है, वाटर पड़ा है, तुम जानते हो ये किस फॉर्म में आ जाएगा? M+ एक्वस की फॉर्म में आ जाएगा। M+ एक्वस की फॉर्म में आ जाएगा। बोलो इतनी बात क्लियर है? आसान है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो सर NCERT में ना S ब्लॉक की वाटर के साथ रिएक्शन में 2 ऑर्डर दे रखे हैं। NCERT में S ब्लॉक की रिएक्शन के 2 ऑर्डर दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन वो करता है क्या करता है? काइनेटिक रिएक्टिविटी। ध्यान से सुन लो रे, काइनेटिक रिएक्टिविटी, बल गति की क्रियाशीलता। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा। केमिकल काइनेटिक्स में तुम लोग किसकी बात करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन की। किसकी बात करते हो? रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हो कि भैया किसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है, किसका रेट ऑफ रिएक्शन कम है। इतना सा खेल होता है। तो तुम क्या कहते हो? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। एक बात बताओ कि भैया इनमें सबसे ज्यादा रिएक्शन कौन करेगा? सीधा सा है, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा तो रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी। तो अपन क्या कहते हैं कि काइनेटिक रिएक्टिविटी बच्चा जो होती है, काइनेटिक रिएक्टिविटी बच्चा जो होती है वो टॉप टू बॉटम क्या होती है? इंक्रीज होती है। काइनेटिक रिएक्टिविटी जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होती है। कारण किसके बेस पे कहानी चलती है? रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना, कितना जल्दी निकला, कितने धीरे निकला, बात खत्म हो जाती है। दूसरा ऑर्डर NCERT बात करता है किसकी बेटा? थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी। किसकी बात करता है? थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी। थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी। थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी का मतलब क्या हो गया? तो तुम क्या बोलते हो? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में तुम बात करते हो किसकी? एनर्जी की, एंथैल्पी की। एंथैल्पी की बात करते हो। तो यहां पर अपन बात करेंगे बेटा किसकी? तो अपन क्या बोलेंगे? रिलीज्ड एनर्जी। रिलीज्ड एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज हुआ, ज्यादा है या कम है? जिसकी, ध्यान से सुनना, जिसकी एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी, जो सिस्टम ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, उसकी थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी, उष्मागतिक क्रियाशीलता क्या होगी? ज्यादा। तो अपन ध्यान से सुन लेना, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर थर्मोडायनामिक रिएक्टिविटी क्या होती है? इंक्रीज करती है ऊपर वाले की तरह, कोई समस्या नहीं है। लेकिन लिथियम होता है सबसे ज्यादा। लिथियम होता है सबसे ज्यादा। क्यों होता है? ECS में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रो में पढ़ा होगा, लिथियम +1 का साइज बहुत छोटा होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो अपन क्या कहते हैं? क्यों? ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम +1।
ये बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है, तो इसकी थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, और काइनेटिक रिएक्टिविटी कम होती है। क्यों? रिएक्शन करने की रेट कम है, धीरे करता है, लेकिन करने के बाद एनर्जी भयंकर निकालता है। रिएक्शन धीरे करता है इसलिए काइनेटिक रिएक्टिविटी कम है, आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, रिएक्शन धीरे, काइनेटिक रिएक्टिविटी कम, लेकिन होने के बाद लिथियम प्लस का साइज बहुत छोटा, एनर्जी बहुत ज्यादा निकलेगी, किसके फॉर्म में, हाइड्रेशन एनर्जी के फॉर्म में, और ज्यादा एनर्जी निकलेगी, तो थर्मोडायनेमिक रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। ये एनसीईआरटी का पूरा एक पैराग्राफ आपको समझाया है, क्लियर है, ये पूरा पैरा आपको वहां पर मिलेगा। तो आज ही जाके एनसीईआरटी में जितनी बातें पढ़ा दी हैं उतनी पढ़ लेना, तो समझ में आ जाएगी, पूरी कनेक्टिविटी बन जाएगी, क्लियर। फटाफट से फोटो मारो, फटाफट से फोटो मारो, दोनों ऑर्डर काम के हैं, दोनों ऑर्डर पूछे जाते हैं, दोनों ऑर्डर पूछे जाते हैं। लपेटो, फटाफट से फोटो मारो, फटाफट से फोटो मारो, जल्दी से फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो, जल्दी से फोटो खींचो, फोटो खींच के डन बोल दो, फोटो खींच के डन बोल दो, डन डन डन, फोटो खींच के डन बोल दो बेटा। हो गया भाई सबका फोटो, हो गया सबका फोटो। अब सुनो, अब सुनो, सबने फोटो खींच लिया, सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो तो अब सुनो, ये बात होती है केमिकल रिएक्टिविटी की। अगले लेक्चर में कल 5 बजे से लेकर 6:30 बजे तक अपन बात करेंगे बेटा किसकी, सर आप लोगों की एल्कली मेटल जो होती हैं वो अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, लिक्विड अमोनिया के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, अमोनिया गैस के साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, बाकी बचे हुए जो एलिमेंट हैं उनके साथ कैसे रिएक्शन करती हैं, जब उनके हैलाइड्स बनते हैं, हाइड्राइड बनते हैं, तो कहाँ पर एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, कहाँ पर कम रिलीज होती है, उन सब चीज़ों पर भी क्या करेंगे बेटा, चर्चा करेंगे, क्लियर है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं कल अगले लेक्चर में, ठीक है। तो एक बात और सुन लेना भाई, सुबह वाला जो लेक्चर है कोऑर्डिनेशन वाला, उसमें जो है वो कल से चलेगा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल और उसके बाद स्टीरियो, ठीक है सर। तो ध्यान से पढ़ लेना, अगर किसी को स्ट्रक्चरल या स्टीरियो में दिक्कत हो तो वो कल सुबह 10:30 बजे की क्लास अटेंड कर सकता है, ठीक है सर। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।